हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, हम आज से एक नई प्रश्नमाला शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को अभ्यास कराया जाएगा कक्षा 10 गणित में। इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं बहुत सारे पूछे जाने वाले हैं और इन प्रश्नों की संख्या आप लोगों के लिए 20 से 25 होने वाली है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर अर्जित करेंगे। तो इसी कड़ी में आज से हम जो छोटे प्रश्न है ऑब्जेक्टिव वो आज तो मिक्स में बताएंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें आप लोगों को प्रश्नावली के हिसाब से अभ्यास कराए जाएंगे। तो आज के जो प्रश्न बैंक है उसमें आप लोगों को कक्षा 10 के जो मिक्स में आप लोग से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप लोगों तक इस तरीके के वीडियो पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं। देखो, ये कक्षा 10 का मॉडल पेपर है और इसकी जो समय अवधि है वो 2 घंटे 45 मिनट है। 80 नंबर का आप लोगों का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। और इसमें आप लोगों से बहुत सारे जो छोटे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो एक बार आप लोग नज़र मार लें ये किस तरीके के होंगे। आज हम केवल 2 प्रश्न करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के और खालिस्तान के। तो जल्दी शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कि इनको किस तरीके से हल किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्न प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आप लोगों को इसके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 129/2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7 का दशमलव प्रसार है। तो इस प्रश्न का हमें जवाब देना है कि ये शांत होगा, अशांत होगा या अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा। तो देखो, जब भी आप लोगों को इस तरीके का प्रश्न देखने को मिले तो आप लोगों को क्या करना है, जो संख्या दे रखी है आप लोगों को अंश व हर के रूप में, तो आप लोगों को हर को देखना है, यानी कि नीचे वाली जो संख्या है इसको देखना है। अगर ये जो नीचे वाली संख्या है आप लोगों को 2 और 5 की घात के रूप में दिखाई दे, 2 और 5 की घात के रूप में दिखाई दे, तो वो निश्चित रूप से कैसा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। अगर आपको मात्र केवल हर में हर में अगर आपको 2 या 5 भी दिखाई देता है तो तब भी आप लोगों का जो आंसर होगा वो हमेशा शांत रहना चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद नहीं है, तो यहाँ द्विघात का मतलब है कि आप लोगों को x या y में देखना है कि जो भी समीकरण या व्यंजक दे रखा है आप लोगों को उसमें 2 घात होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो हमसे पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा बहुपद ढूंढना है जिसमें 2 घात नहीं हो। तो यहाँ पर x की घात 2 है तो ये 2 घात का बहुपद है, x² - 4 है तो ये भी 2 घात का बहुपद है, x² - 4x + 4 है तो ये भी 2 घात का बहुपद है। अब में देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा x की घात 3 - 3x² + 3x - 1 है। तो यहाँ पर जो उच्चतम घात आ गई वो कितनी हो गई, 3 आ गई। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा x³, ठीक है। दे आंसर हो जाएगा कि ये द्विघात का बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं और अगला सवाल है आपका, निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल करिए। निम्न समीकरण को हल करना है हमें। यहाँ पर दे रखा है हमारे पास x + y = 4 और x - y = 2 दे रखा है। तो इसको हमें हल करना है और हल करने के लिए हम क्या करेंगे, x + y बराबर हमारे पास दे रखा है 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, x - y को जोड़ लेंगे। x - y को जब हम जोड़ेंगे
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 दे रखा है। तो देखो यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसको ये क्या हो जाएगा 2x इजकल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है 6 आ जाएगा। तो x का हम 6 में जब हम भाग देंगे तो 6/2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 आंसर आ जाएगा। तो x का जो मान आया है वो कितना 3 आया है, 3 आया है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं इस मान को कि x का मान जब 3 आ रहा है तो इस वाले में अगर हम यहाँ पर अगर हम रखें x बराबर 3 तो y का कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हमने रख दिया 3 प्लस y बराबर 4। ठीक है तो y का मान कितना निकल के आ गया 4 माइनस 3। ठीक है 4 माइनस 3 आ गया और y का आंसर आ गया 1। तो x का आ गया था 3 और y का आ गया 1। तो हमारा जो आंसर होगा x बराबर 3 और y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है इस तरीके से आप लोगों को इसको हल करना है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो देखो द्विघात समीकरण जो होते हैं उनको हल करने की कौन कौन सी विधियां आप लोगों को दे रखी है। पहला दे रखा है गुणनखंड विधि, ये होती है, इससे हम हल करते हैं। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, इससे भी हम हल करते हैं। द्विघात सूत्र यानी कि जो सर्व समीकरणाएं होती हैं उससे भी हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका आंसर निकल गया उपरोक्त सभी, यानी द्विघात समीकरण को इन तीनों विधियों के द्वारा आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है अब अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 4 10 16 22 का प्रथम पद और सारवंतर निकालो। तो देखो प्रथम पद के लिए पूछ रहा है इसमें, तो प्रथम पद तो हो गया 4, कितना हो गया 4 हो गया। और सारवंतर की बात करें तो सारवंतर कितना आ जाएगा, d बराबर क्या होता है सेकंड पद माइनस प्रथम पद -4 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो आपका देख लो यहाँ पर आंसर आ रहा है 4 और 6 का जो जोड़ा है वो आ गया ये बी आंसर आपका सही हो गया। तो इस तरीके से बी आंसर पे आप लोग टिक लगा सकते हैं। ठीक है अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r, 2 और ये r, यानी कि व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। r क्या है यहाँ पर त्रिज्या है। तो अगर हम 3.5 का दुगना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3.5 का दुगना करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है तो यहाँ पर ये बहुत आसान सवाल है और इस बार भी आप लोगों से इस तरीके के ही प्रश्न पूछने वाले हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु अगला प्रश्न ये है बिंदु -3 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखो यहाँ पर ये ग्राफ से संबंधित निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित प्रश्न है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो निर्देशांक होते हैं इसमें x इधर लिखा जाता है माइनस के y इधर लिखा जाता है, माइनस का x इधर y ऊपर और माइनस का y नीचे होता है। ठीक है y नीचे होता है। अब यहाँ पर जो आप लोगों को दे रखा है तो प्रथम ये जो संख्याएं होती हैं इधर तो माइनस की आती हैं और इधर प्लस की आती हैं। ठीक है इधर ऊपर की तरफ y प्लस का होता है और नीचे y माइनस का होता है। तो यहाँ पर हमें माइनस का x दे रखा है और प्लस का 5 दे रखा है। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ, यानी कि x तो यहाँ आएगा और y यहाँ होगा। ठीक है तो इस वाले जो खंड है उसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा खंड आ गया, इसको प्रथम खंड बोलते हैं, इसको द्वितीय खंड बोलते हैं, इसको तृतीय खंड बोलते हैं और इसको चतुर्थ खंड बोलते हैं ना। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश,
और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय, क्योंकि आपको x माइनस में और y प्लस में दे रखा है। तो यहाँ तो x माइनस में हो गया और यहाँ y प्लस में हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया द्वितीय चतुर्थांश। अब नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है tan 45 प्लस कोट 45 का मान क्या होगा। तो देखो ये टेबल से संबंधित सवाल आप लोगों से पूछा गया है। इस सवाल में आप लोगों को क्या करना है, tan 45 का मान याद होना चाहिए। तो tan 45 का मान मैंने टेबल पर एक वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको देख सकते हैं ना, और अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो tan 45 का मान होता है 1 और कोट 45 का मान भी 1 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आंसर आपका हो जाएगा। tan 45 1 और कोट 45 1, तो दोनों का आंसर को जोड़ने पर आंसर हो गया 1। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखो अगला प्रश्न है आपका cos 90 माइनस 45 डिग्री का मान। तो ये पूरक कोण से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है। काय से संबंधित? पूरक कोण से संबंधित। पूरक कोण यानी कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो उन्हें पूरक कोण बोलते हैं। और जो कोसाइन है, इन जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो जब हम 90 माइनस थीटा करते हैं, क्या करते हैं, 90 माइनस जब हम थीटा करते हैं तो कोस साइन में बदल जाता है, साइन कोस में बदल जाता है, टेन कोट में, कोट टेन में, और कोसेक सेक में बदल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ही हम कोस 90 माइनस थीटा करेंगे, थीटा का मान यहाँ पर 45 डिग्री है। थीटा कितना है यहाँ पर, 48 डिग्री है यहाँ पर। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 48 डिग्री। तो कोस काय में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। तो साइन कोस साइन में बदलता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका यानी साइन 48 डिग्री। क्या आंसर हो जाएगा आपका, साइन 48 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। क्या पूछ रहा है, वो सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर देखो सिग्मा x अपॉन एन, इससे हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं, और सिग्मा fx अपॉन एन, इससे भी माध्य ज्ञात करते हैं, और सिग्मा fd अपॉन एन, इससे भी हम माध्य ज्ञात करते हैं, लेकिन इससे हम माध्य ज्ञात नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र हो गया, नहीं है, सिग्मा x प्लस एच अपॉन एन। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा ब। अब चलते हैं आगे देख लेते हैं सवाल क्या है। निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो निम्न का बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो देखो बहुलक क्या होते हैं, बहुलक वह संख्या होती है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, बारंबारता सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम अंक देख रहे हैं 5, 7, 9, 11। तो 5 की जो f है, इसका मतलब है बारंबारता। ठीक है, f का मतलब क्या है, बारंबारता। तो यहाँ पर 5 की बारंबारता है 4, 7 की है 8, 9 की है 6 और 11 की है 2। तो जो हमारा आंसर होगा सबसे ज़्यादा बारंबारता वाला अंक ही होगा, और वो होगा 7। तो यहाँ पर हो गया बहुलक 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बहुलक हो गया 7। अब आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो, जब प्रायिकता का मान 0 से तो बड़ा होता है, 0 के बराबर या बड़ा होता है ना। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, और 1 से हमेशा छोटा, 1 के बराबर या उससे हमेशा छोटा होता है। 0 से तो बड़ा होगा और 1 के बराबर या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें तो 2/3 1 से छोटा होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को माइनस में भी दे रखी है, ये 15% का मतलब भी 1 से छोटा हो गया।
0.7 का मतलब भी 1 से छोटा होगा, लेकिन ये जो प्रायिकता होती है कभी भी माइनस में नहीं होती, तो हमारा आंसर -1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगला सवाल आपको फिल इन द ब्लैंक का दिया गया है। तो फिल इन द ब्लैंक में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर अपन देखें तो पहला है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा। तो देखो ये जो 3 स्थितियां हैं, इसमें आप लोगों को सेकंड नंबर की स्थिति दी गई है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, यानी गुणांक और अगर अचर पदों का अनुपात समान हो तो एक रेखा दूसरी रेखा पे से गुजर जाती है। तो जब एक रेखा दूसरी रेखा पे से गुजर जाएगी तो इसके अनंत हल आएंगे, अनंत हल आएंगे इसके। ठीक है, अनंत हल आएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। अब सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 का 7वां पद है। देखो यहाँ पर प्रथम पद आ गया हमारे पास 8, और डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा हमारे पास 8 - 10, 8 - 10 यानी कि -2 आ जाएगा। और जो हमारा 7वां पद होता है वो होता है a+6d। 7वें पद को हम क्या लिखते हैं, a+6d। तो प्रथम पद हो गया 10 और +6 इंटू -2 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस के, और इसमें से 10 में से हम इसको घटाएंगे तो 10 - 12। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -2। तो जो 7वां पद होगा वो कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, अब इसका अगला पद देख लेते हैं। सवाल देख लेते हैं, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो उस आंसर है आपका 2। कितनी खींची जा सकती हैं, 2 खींची जा सकती है। वृत्त पर 2 बाह्य बिंदु से वृत्त पर हमेशा 2 स्पर्श रेखाएं इस तरीके से खींची जा सकती हैं। अब अगला देख लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र d बराबर अंडररूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, इसको याद कर लें। d बराबर √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये याद कर लेना आप लोग। और अगला सवाल देखते हैं। साइन 90 - थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा। ठीक है, ये 90 - थीटा में अनुपात बदल जाते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल आ गया आपके पास कि 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की माध्यिका ज्ञात करो। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले तो क्या करना होता है, दिए गए आंकड़ों को हमें एक क्रम में जमाना होता है, चाहे आरोही क्रम में जमा हो या अवरोही क्रम में जमा हो। तो आरोही क्रम में जमाएंगे पहले, तो सबसे छोटा लिखेंगे 3, फिर उसके बाद आएगा 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारे पास जो आंकड़े दे रखे हैं उनकी संख्या हो गई n बराबर 7। कितनी हो गई, n बराबर 7 हो गई। तो हमारी जो माध्यिका निकलेगी उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे n + 1/2वां पद निकालेंगे। तो 7 में 1 जोड़ दें तो 8 आ गया, 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 नंबर पे जो पद होगा वो इस सवाल की माध्यिका होगी। तो 4 नंबर पे है 7।
तो 7 कितनी हो, क्या हो गया, इसकी माध्यिका हो गई। तो इस तरीके से इसको हल करेंगे। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें आप लोगों से कम 17 नंबर के प्रश्न तो हमने अभी कर ही लिए। कितने नंबर के, 17 नंबर के, 18 नंबर के प्रश्न कर लिए। और अब आगे भी आप लोगों को एक एक नंबर के, 2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं जो हम कल करेंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे का वीडियो और आगे करेंगे तो फिर हम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अभी विराम देते हैं इसको। और आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करिए इस तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और फिर हल करते हैं आगे के प्रश्न। धन्यवाद।